हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पेपर सॉल्यूशन के इस थर्ड सेक्शन में आज हम स्टार्ट करेंगे नाभिकीय भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। यहां से स्टार्ट करेंगे। ये आपके क्वेश्चन हमने देखा था कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय भट्टी का चित्र बनाना है। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में दिया गया क्वेश्चन है कि नाभिकीय भट्टी का क्या करना है, आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो अगर हम नाभिकीय भट्टी का चित्र बनाएंगे तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए, अगर 2 नंबर में पूछा गया है तो आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना देना है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, ये हमने एक बॉक्स बनाया। नाभिकीय भट्टी का अगर आप चित्र बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं नाभिकीय भट्टी का। एक ये सेक्शन ले लिया और इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे मिला दिया। इसको आप नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ बढ़ा के इसको ज्वाइन करवा देंगे। ये बॉक्स बना लिया आपने सिंपली से, सिंपल सा। 2 नंबर में आएगा तो आपको केवल इतना ही बनाना है। फिर हमने क्या किया, इस बॉक्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें बना दी। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बना दी कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार की कुछ रेखाएं बना देंगे आप। ये हमने रेखाएं बना दी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ये क्षैतिज बना दी आपने, फिर ऐसे ही ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनानी है इसमें। इस प्रकार की ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाते जाना है। ठीक है, तो ये हमने ऊर्ध्वाधर रेखाएं बना दी। इस तरह की ये आप ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाएंगे। ये बन गया एक सेक्शन। ऐसे ही फिर इधर बनाएंगे सेम क्षैतिज रेखाएं इस तरह की, इसी के समांतर आप बनाते जाएंगे। ये बन गई। फिर ऐसे आप इनको ऊर्ध्वाधर रेखाओं में डिवाइड कर देंगे इस तरह का। अगर आपका 2 नंबर में आता है तो कुछ ऐसे डायग्राम आपको बना देना है। फिर आप ऊपर भी ऐसे बनाएंगे। ये क्षैतिज रेखाएं बनाते जाना है आपको। और इसके बाद आपको इधर से ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं बना देंगे। इस तरह से ये नाभिकीय भट्टी का ऐसे आपको डायग्राम बना देना है। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसके अंदर ये शीतलक भरा हुआ है तो ऐसे डॉट 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 कर देंगे इस तरह से। कहीं ये शीतलक इसमें भरे हुए हैं, ये लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, ये आपको ऐसे चित्र बनाना है इसका, नाभिकीय भट्टी का। सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसे इसको बना देंगे। फिर इसमें यूरेनियम की छड़ें बनानी है, ब्लैक कलर की यूरेनियम की छड़ बना देंगे। वो यूरेनियम की छड़ क्या है, नाभिकीय ईंधन की तरह कार्य करेंगी आपकी। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे एक यूरेनियम की ये छड़ें बना दी। ये इस तरह की ये छड़ें बना दी हमने। ये यूरेनियम की छड़ें, सॉरी थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर दें इनको छड़ों को। ये यूरेनियम की छड़ हो गई। फिर ये नियंत्रक छड़ें बना दी हमने इसमें। ये कुछ नियंत्रक छड़ें लगा दी, ऐसे यहाँ पे लगा दें कुछ नियंत्रक छड़ें। ठीक है, ये इस तरह की ये छड़ें लगा देंगे नियंत्रक छड़ें। ये लिख दें नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन। यहाँ पे ये शीतलक भरा हुआ है, शीतलक। ये आप यहाँ पे लिख दें नियंत्रक छड़ें। क्या है ये, नियंत्रक छड़ें।
ये नियंत्रक छड़ें बनाती। इस तरह का अगर आप सिरे पे बनाएंगे तो थोड़ा सा और बेटर आएगा डायग्राम। इस तरह की ये आपने इसमें नियंत्रक छड़ें लगा दी। ये नाभिकीय ईंधन है, ये शीतलक भरा हुआ है इसमें। इस तरह का ये नाभिकीय रिएक्टर का 2 नंबर में आपको डायग्राम बना देना है। बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं करना है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है आयाम मॉड्यूलित तरंग में अधिकतम आयाम 10 वोल्ट है तथा न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट है, तो मॉड्यूलन सूचकांक बताना है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है? हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन, दिया है। दिया क्या क्या है? आपको दिया है अधिकतम आयाम ए मैक्सिमम, कितना दिया गया है? 10 वोल्ट है। फिर ए मिनिमम भी दिया गया है आपको, ए मिनिमम कितना दिया गया है? 2 वोल्ट है। आपसे मॉड्यूलन सूचकांक पूछा गया है, मतलब एम ए का मान पूछा गया है। ठीक है, मॉड्यूलन इंडेक्स, ठीक है, एम आई लिख दें, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम ई लिखें, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए मैक्स माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। मॉड्यूलन सूचकांक अगर आपको ज्ञात करना है तो ये मॉड्यूलन सूचकांक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें मॉड्यूलन सूचकांक। मॉड्यूलन सूचकांक, ये मॉड्यूलन सूचकांक का सूत्र होता है आपका। इसमें वैल्यू रख दें, मान रखें। इसमें ए मैक्सिमम का मान कितना है? 10 माइनस ए मिनिमम का मान कितना है? 2 बटे 10 प्लस 2, घटा दें इसको तो 8 बटे 12 आ जाएगा। 4 से कैंसिल कर दें तो 2 बार, और 4 से ये 3 बार, तो इसको भाग लगाएं तो 0.67, या प्रतिशत में एम ए का प्रतिशत मान, मॉड्यूलन सूचकांक का प्रतिशत मान। अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 0.667 ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा? 66.7%। प्रतिशत में चाहिए तो ऐसे आ जाएगा। आप इसको चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यह आपका 0.667, ये आंसर आएगा। तो मॉड्यूलन सूचकांक कैसे ज्ञात करते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा गया विभवमापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। ठीक है, दूसरा पूछा गया है, ये आपको 2+1 मतलब चित्र बनाना है, 2 नंबर में है, और 1 नंबर में उसका व्यंजक ज्ञात करना है। फिर पूछा है विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। सॉरी, व्यंजक प्राप्त करना 2 नंबर में, आवश्यक चित्र बनाना 1 नंबर में। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल के तुलना का व्यंजक ज्ञात करना है। तो अगर हम तुलना का व्यंजक देखेंगे तो देखिए विद्युत वाहक बलों की तुलना हम कैसे करेंगे, उसका सूत्र भी स्थापित करना है आपको। तो अगर आपको सूत्र स्थापित करना है तो सबसे पहले हमको एक विभवमापी का चित्र बनाना पड़ेगा। विभवमापी का चित्र बनाने के लिए हमने माना कि एक ये सीसा संचायक सेल हो गया, एक कुंजी हो गई, और इधर एक ये धारा नियंत्रक, तीनों को विभवमापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ा? विभवमापी के तार के साथ में। इस तरह से ये आपका एक प्राथमिक चित्र बन जाएगा। ये प्लस माइनस, ये सीसा संचायक सेल C मान लिया, कुंजी K हो गया, और ये धारा नियंत्रक RH हो गया। ये A और ये बिंदु B,
ये विभवमापी का तार हो गया। अब विभवमापी के तार के सिरे पर हमने क्या किया, एक प्रायोगिक सेल E1 और एक दूसरी प्रायोगिक सेल E2, इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों सेलों की सहायता से यहाँ पे एक धारामापी कैपिटल G और इस धारामापी कैपिटल G के साथ एक हमने क्या किया, जॉकी J को जोड़ दिया। अगर आप बात करते हैं तो ये प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, ये प्रायोगिक सेल E1 और ये प्रायोगिक सेल E2। आप इसमें अगर प्रयोग करते हैं तो देखेंगे एक डैनियल सेल और एक लेक्लांचे सेल का यूज़ किया जाता है। ये विभवमापी के तार पर संतुलन लंबाई हमने मान ली कि कोई L है। ठीक है, अगर आप नामांकित करेंगे चित्र को तो ये हो गई, आपने ये क्या बनाया, कुंजी। ठीक है, ये क्या हो गई, सीसा संचायक सेल या सिंपल संचायक सेल, संचायक सेल, ये संचायक सेल हो गई। इसे बात करें तो ये हो गया धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, ये आपने धारा नियंत्रक जोड़ रखा है। इसको बोलते हैं जॉकी, जॉकी J। ये आपका जो हो गया वो हो गया विभवमापी का तार AB, विभवमापी, विभवमापी का तार। ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, धारामापी, गैल्वेनोमीटर, इसको हम धारामापी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहेंगे, इसको धारामापी कहेंगे। ठीक है, ये प्राथमिक परिपथ हो गया, ये पूरा मिलके क्या कहलाता है, प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक, सॉरी क्या कहलाएगा ये, प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक परिपथ। ये आपका कंप्लीटली प्राथमिक परिपथ है। ये प्रायोगिक सेल E1, प्रायोगिक सेल, प्रायोगिक सेल, ठीक है, और ये भी प्रायोगिक सेल है, द्वितीय प्रायोगिक सेल, वो प्रथम हो गई और ये भी प्रायोगिक सेल है, तो सिंपल आप प्रायोगिक सेल लिख दें, प्रायोगिक सेल। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ये है द्विमार्गी कुंजी, ये क्या है, द्विमार्गी कुंजी। तो आपने संरचना एक तरह से यहाँ पे लिख रखी है, ये एक तरह से पूरी संरचना हो गई इसकी। तो बात समझ में आ गई। ये नामांकित चित्र आपने बना दिया, इसका नेसेसरी डायग्राम बना दिया। आपसे आगे क्या कहा गया है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑब्टेनिंग कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इसके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, 2 नंबर में आएगा। ये आपने चित्र बना दिया, 1 नंबर आपका हो गया, नामांकित चित्र बनाया। अब आपको क्या करना है, इसके लिए सूत्र स्थापित करना है। अगर आप इसके लिए सूत्र स्थापित करेंगे तो हम क्या कहेंगे, माना सबसे पहले सर्वप्रथम कुंजी के प्लग को दबाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये द्विमार्गी कुंजी का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये हमने इस तरह से कनेक्ट किया, ऐसे कर लें, ये K1 हो गया और ये K2 हो गया सर्वप्रथम। ठीक है, तो सूत्र की स्थापना यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस कुंजी के का प्लग दबाते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। परिपथ में क्या होती है, आई धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तथा धारामापी के तार AB पर विभवांतर उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, देखें, सर्वप्रथम
दिए गए परिपथ को तैयार करते हैं, दिए गए परिपथ को तैयार करते हैं एवं कुंजी के प्लग को दबाकर कुंजी के प्लग को दबाकर विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं जिससे विभवमापी के तार AB में विभवमापी के तार AB में विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर जिससे विभवमापी के तार AB में विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर उत्पन्न होता है। ये बात समझ गए? ठीक है। इसके पश्चात द्विमार्गी कुंजी K1 का प्लग दबाते हैं। ये कुंजी K1 के प्लग को दबाएंगे। ठीक है। तो इसके पश्चात क्या लिखेंगे? इसके पश्चात द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी के प्लग K1 को दबाते हैं। द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी K1 के प्लग को दबाते हैं। प्लग को दबाते हैं जिससे प्रायोगिक सेल E1 जिससे क्या? प्रायोगिक सेल E1 द्वितीय परिपथ में जुड़ जाता है। द्वितीयक परिपथ में जुड़ जाता है। द्वितीयक परिपथ में जुड़ जाता है तथा जॉकी जे को जैसे हमने ये द्विमार्गी कुंजी सबसे पहले इस K1 को प्लग को दबाया, K2 को खुला रखा, K1 के प्लग को दबाया तो जो प्रायोगिक सेल E1 है वो द्वितीय परिपथ में जुड़ जाता तथा जॉकी जे को विभवमापी के तार AB पर चलाकर विभवमापी के तार AB पर चलाकर एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जब धारामापी में शून्य विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है। विभवमापी के तार AB पर चलाकर एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं, एक ऐसी, इतना नोट कर लें, एक ऐसी
स्थिति प्राप्त करते हैं, एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं, स्थिति प्राप्त करते हैं जब धारामापी में करते हैं, जब धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर, धारामापी में शून्य विक्षेप उत्पन्न होता है, शून्य विक्षेप उत्पन्न होता है, शून्य विक्षेप उत्पन्न होता है। इस स्थिति को तथा संतुलन लंबाई L1 का मान ज्ञात कर लेते हैं, L1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्या बताया? संतुलन लंबाई L1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थिति में ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थिति में सेल खुले परिपथ की अवस्था में होता है, सेल खुले परिपथ की अवस्था में होता है, खुले परिपथ की अवस्था में होता है, अर्थात सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, खुले परिपथ की अवस्था में होता है। इस कारण बिंदु ए और जे के मध्य अधिकतम विभवांतर उत्पन्न होता है। इस कारण बिंदु ए एवं जे के मध्य अधिकतम विभवांतर उत्पन्न होता है, अधिकतम विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, उत्पन्न होता है, जिसे सेल E1 का विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसका मान क्या हो जाएगा? E1 बराबर KL1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस समीकरण को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, E1 बराबर KL1। K क्या है यहाँ पे? इसको कहते हैं प्रवणता। ठीक है, K को क्या कहते हैं? प्रवणता। अब हमने क्या किया इसके बाद हमने क्या किया? सेल E1 को खुले परिपथ की अवस्था में लाते हैं तथा कुंजी K2 का द्विमार्गी कुंजी में K2 का प्लग लगा देते हैं, K1 का प्लग हटाते हैं। इसके बाद कुंजी K1 का प्लग हटाकर कुंजी K1 का प्लग हटाकर द्विमार्गी कुंजी में K2 का प्लग लगा देते हैं, हटाकर द्विमार्गी कुंजी में K2 प्लग को लगा देते हैं, K2 प्लग को लगा देते हैं, जिससे K2 प्लग को लगा देते हैं, जिससे प्रायोगिक सेल E2, जिससे प्रायोगिक सेल E2 द्वितीय परिपथ से जुड़ जाता है। प्रायोगिक सेल E2 द्वितीय
द्वितीय परिपथ से जुड़ जाता है, द्वितीय परिपथ से जुड़ जाता है तथा जॉकी जे को विभवमापी के तार पर चलाकर विभवमापी के तार पर चलाकर संतुलन लंबाई L2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। संतुलन लंबाई L2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तब सेल का विद्युत वाहक बल, तब सेल E2 का विद्युत वाहक बल क्या आएगा? E2 बराबर KL2। ये हो गया आपका क्या, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो E2 का मान आ जाएगा आपके पास, यहाँ से क्या आ जाएगा, KL2। ये दूसरा समीकरण बन गया। ये फाइनली आपने इतना करने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग लगा देना है। हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। भाग लगाएंगे तो एक में क्या है, E1 अपॉन E2 बराबर KL1 डिवाइडेड बाय KL2। अब आप आगे देखें, K से ये K गया, मतलब E1 अपॉन E2 किसके बराबर आ जाएगा, L1 अपॉन L2 के। ये दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का आपका प्रयोग हो गया। बात समझ पा रहे हैं? सिंपल E1 अपॉन E2 का माना जाएगा आपका क्या, L1 अपॉन L2। द एक्सप्रेशन फॉर ऑब्टेनिंग कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल, मतलब दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का ये प्रयोग होता है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अच्छा। फिर देखिए इसके और में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम नेक्स्ट। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ये कह रहे हैं आपसे कि विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। अब हमको दूसरा क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सॉल्व करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, आवश्यक चित्र बनाना है। तो देखते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अगर हम इसमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना देखेंगे तो सबसे पहले देखिए फिर से हम चित्र बनाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रयोग देखते हैं हम। ठीक है, क्या है, देखिए आंतरिक प्रतिरोध को अगर हमको ज्ञात करना है तो परिपथ चित्र क्या होगा, सेम। सबसे पहले ये संचायक सेल हो जाएगी यहाँ पे, उसके बाद हमने ये कुंजी लगा दी, फिर हमने ये धारा नियंत्रक जोड़ दिया। इसके बाद ये आपका जो तार है विभवमापी का तार जोड़ देंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये विभवमापी का तार हो गया AB, ये इसका धारा नियंत्रक हो गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया आगे, ये आपका प्रायोगिक सेल हो गया E। ठीक है, अब हमने जब द्वितीय परिपथ बनाया तो द्वितीय परिपथ में क्या होगा, दो स्थितियां होंगी। ये प्रायोगिक सेल से हम क्या करेंगे, इस सिरे से प्रायोगिक सेल का ये जो सिरा है यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देंगे। ये आपका एक प्रतिरोध बॉक्स हो गया जिसमें कुछ ज्ञात मान के प्रतिरोध हो गए। यहाँ पे एक कुंजी हो गई K1। ठीक है, और इस तरह से ये चित्र बना देंगे इस तरह का। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर हो गया कैपिटल G,
ये गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ये जॉकी जे को जोड़ दिया यहाँ पे, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये पहली कुंजी हो गई के, ये धारा नियंत्रक हो गया RH, ये संचायक सेल हो गई C, ये प्रायोगिक सेल हो गई E। ठीक है, इनके बीच ये संतुलन लंबाई हमने अभी L मान ली, ये कुंजी K1 मान लिया, ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया RB। ठीक है, ये प्रायोगिक सेल। अगर नामांकित करो आप तो नामांकित कर देंगे, ये हो गया आपका क्या, प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक परिपथ। ये क्या हो गया, द्वितीयक परिपथ हो गया, द्वितीयक परिपथ। ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, जॉकी। ये फिर से आप यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, ये पॉइंट हो गया आपका A और ये बिंदु हो गया B। ये क्या हो गया, विभवमापी का तार, विभवमापी का तार। ये हो गया आपका क्या, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। ये कुंजी, इसे क्या कहेंगे, संचायक सेल, संचायक सेल। इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये आपका परिपथ चित्र हो गया। अब आपको सूत्र की स्थापना करनी है, तो देखो हम हेडिंग क्या लिखेंगे, सूत्र की गणना, सूत्र की स्थापना। ठीक है, सूत्र की स्थापना करें या सूत्र की गणना करें तो देखिए क्या होगा। सर्वप्रथम चित्र अनुसार परिपथ तैयार करते हैं, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम चित्र अनुसार परिपथ को तैयार करते हैं, परिपथ को, चित्र अनुसार परिपथ को तैयार करते हैं, तथा कुंजी के प्लग को दबाकर प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तथा कुंजी के प्लग को दबाकर, कुंजी के प्लग को दबाकर प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे विभवमापी के तार AB में विभवांतर उत्पन्न होता है, जिससे विभवमापी के तार AB में विभवांतर उत्पन्न करके विभव प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, विभव प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, विभव प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं।
ठीक है, विभव प्रवणता आ गई। उसके पश्चात जॉकी जे को विभव मापी के तार AB पर चलाते हैं। इसके पश्चात क्या करेंगे, जॉकी जे को, इसके पश्चात जॉकी जे को विभव मापी के तार इसके पश्चात जॉकी जे को विभव मापी के तार AB पर चलाकर विभव मापी के तार AB पर चलाकर संतुलन लंबाई L1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थिति में प्रतिरोध बॉक्स परिपथ से जुड़ा नहीं होता है। इस स्थिति में प्रतिरोध बॉक्स परिपथ से नहीं जुड़ा होता है, क्योंकि कुंजी के कैसी है, खुली है। प्रतिरोध बॉक्स परिपथ से नहीं जुड़ा होता है, अतः सेल ई खुले परिपथ की अवस्था में होता है। अतः सेल कैपिटल ई खुले परिपथ की अवस्था में होता है। जिससे बिंदु ए और जे के मध्य विभवांतर उत्पन्न अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। जिससे खुले परिपथ की अवस्था में होता है, क्या लिखेंगे, जिससे बिंदु ए एवं जे के मध्य, जिससे बिंदु ए एवं जे के मध्य, बिंदु ए एवं जे के मध्य उत्पन्न अधिकतम विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसका मान कहलाता है, जिसका मान E बराबर क्या जाएगा, KL1, पहला समीकरण। ठीक है, इसके पश्चात हमने क्या किया, कुंजी K1 के प्लग को दबाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुंजी K1 के प्लग को दबाएंगे, अर्थात प्रतिरोध बॉक्स परिपथ से जुड़ जाएगा। इसके पश्चात कुंजी K1 के प्लग को दबाकर, इसके पश्चात कुंजी K1 के प्लग को दबाकर प्रतिरोध बॉक्स, कुंजी K1 के प्लग को दबाकर प्रतिरोध बॉक्स को द्वितीय परिपथ, प्रतिरोध कुंजी K1 के प्लग को दबाकर प्रतिरोध बॉक्स को द्वितीय परिपथ
परिपथ में संयोजित कर देते हैं, द्वितीय परिपथ में जोड़ देते हैं, द्वितीय परिपथ में जोड़ देते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध बाहर निकाल देते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध बाहर निकालकर जॉकी जे को विभव मापी के तार AB पर चलाते हैं, जॉकी जे को विभव मापी के तार AB पर चलाकर विभव मापी के तार AB पर चलाकर संतुलन लंबाई L2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। संतुलन लंबाई L2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। इस स्थिति में जो सेल है वो प्रतिरोध बॉक्स से धारा प्रवाहित करती है। इस स्थिति में सेल प्रतिरोध बॉक्स से धारा प्रवाहित करती है। प्रतिरोध बॉक्स में सेल इस स्थिति में सेल क्या बताया, प्रतिरोध बॉक्स में धारा प्रवाहित करती है। अतः सेल के कारण बिंदु A और J के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। A और J के मध्य, बिंदु A और J के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर ये आपका एक समीकरण आ गया, यहाँ पे लिख लें E = KL1, पहला समीकरण। क्या बताया, बिंदु A और J के मध्य क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होता है। अतः बिंदु A और J के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसका मान क्या लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे हम V = KL2, समीकरण नंबर 2। तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अब सेल के अंदर होगा तो हम क्या लिखेंगे, तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएं इसमें, क्या, r = R, और हमने पढ़ा है E/V - 1। E एवं V का मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर क्या लिखा, E एवं V का मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर इनके मान रखेंगे तो r = आएगा R। E का मान कितना है, KL1, और V का मान कितना है, KL2 - 1। अब बात पर ध्यान दें आप
कि ये के से ये वाला के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल आर आपका किसके इक्वल आ गया, कैपिटल आर के, L1/L2 -1, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र की गणना हो गई। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये हमने दोनों क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अच्छा जी, फिर देखिए नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपका है निलंबित कुंडली धारामापी किसे कहते हैं। इसका नामांकित चित्र बनाइए, सिद्ध कीजिए कि धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। अथवा में एक और क्वेश्चन है, हेल्महोल्ट्ज कुंडली किसे कहते हैं। आवश्यक चित्र बनाइए, सिद्ध कीजिए कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली में प्राप्त एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक कुंडली द्वारा उत्पन्न उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान के 1.432 गुना होता है, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस कारण से हम इसमें सबसे पहले यही देख लेते हैं हेल्महोल्ट्ज कुंडली किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र, और ये सिद्ध करना कि कुंडली में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। तो सबसे पहले निलंबित कुंडली धारामापी मतलब सस्पेंशन कॉइल गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए निलंबित कुंडली धारामापी क्या कहते हैं, वह धारामापी जिसमें जो कुंडली है वो प्रबल चुंबकीय अवतल आकार के प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, ठीक है, फास्फोरस या ब्रोंज की तार की सहायता से निलंबित होती है, ठीक है। ऐसी धारामापी को निलंबित कुंडली धारामापी कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा, तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, देखते हैं परिभाषा को लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा की बात करें कि निलंबित कुंडली धारामापी कहते कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली, निलंबित कुंडली धारामापी, इसकी परिभाषा लिखनी है हमको। सबसे पहले क्या कहेंगे, वह धारामापी जिसमें, वह धारामापी जिसमें प्रबल चुंबकीय, जिसमें प्रबल अवतल आकार के, प्रबल अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य, चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य, ध्रुवखंडों के मध्य, ठीक है, वह धारामापी जिसमें प्रबल चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य, प्रबल चुंबकीय ध्रुवखंड, प्रबल अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य फास्फोरस या ब्रोंज की तार की सहायता से, फास्फोरस ब्रोंज की तार, फास्फोरस ब्रोंज के तार की सहायता से, फास्फोरस ब्रोंज के तार की सहायता से, फास्फोरस ब्रोंज के तार की सहायता से कुंडली को किसकी, तांबे की, नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे की आयताकार या के मध्य फास्फोरस ब्रोंज के तार की सहायता से नर्म लोहे की क्रोड पर, नर्म लोहे की क्रोड पर पतले तांबे के तारों द्वारा, पतले तांबे के तारों द्वारा, के तारों के अनेक फेरों द्वारा निर्मित, अनेक फेरों द्वारा निर्मित, फेरों द्वारा निर्मित कुंडली को, निर्मित कुंडली को
वह धारामापी जिसमें प्रबल अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य फास्फोरस ब्रोंज के तार की सहायता से नर्म लोहे की क्रोड पर पतले तांबे के तारों के अनेक फेरों द्वारा निर्मित कुंडली को निलंबित किया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कुंडली को बांधकर तार की सहायता से नर्म लोहे की क्रोड पर पतले तांबे के तारों के अनेक फेरों द्वारा निर्मित कुंडली को बांधकर लटकाया जाता है, उसे निलंबित कुंडली धारामापी कहते हैं। 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 धारामापी कहते हैं। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई 1 नंबर में। इसके बाद आपसे पूछा था कि इसका चित्र बनाना है, तो देखिए चित्र क्या बनेगा। इसका चित्र की बात करते हैं हम। ये आपका डायग्राम हो गया। इसमें अगर चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार का ये चित्र बनेगा इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसे। यहाँ पर ये पतले तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाएंगे। दूसरी बात, इस प्रकार की एक कुंडली होगी। यहाँ पे नरम लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों को इस प्रकार से लपेट दिया जाएगा। ठीक है, ये तांबे के तारों को इस प्रकार से लपेट कर ये कुंडली बनाई जाती है। ऐसे आप बना सकते हैं। ये हमने तांबे के तारों को लपेट दिया। तांबे के अनेक फेरों को इस पर कुंडली पे इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके बीच में, ये कुंडली के बीच में इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके कुंडली के बीच में एक नरम लोहे की क्रोड रखी जाती है। तो ये एक हमने इसके बीच में ये नरम लोहे की एक क्रोड रख दी। ये एक नरम लोहे की क्रोड हो जाती है। ठीक है, फिर इसको ये हमने एक सतह बना दी इसको रखने के लिए। ठीक है, सतह को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अब मतलब आकार इसका इस तरह से, ताकि आपका शेप आ जाए। इस प्रकार की ये सतह होगी। इस सतह पर इस तरह से ये स्क्रू लगे होंगे आपके। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके बाद जो कुंडली है इसके इस सिरे को एक स्प्रिंग से बांध दिया। ये स्प्रिंग हो गई और ये नीचे की एक स्प्रिंग हो गई, कौन सी, T2। इसके बाद आपने ये वायर बनाया, इसको एक बंद सर्किट के अंदर रखना है। तो हमने यहाँ पे इसको ये बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पष्ट बना दें, सीधा बना दें इस तरह से।
ये ठीक है। यहाँ पर ये हमने स्क्रू लगा दिए, एक तार जो होगा वो इससे बंधा होगा इस तरह का, ठीक है। एक यहाँ पे भी बना होगा, दूसरा इस तरह का तार लगा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक अवतल आकार का एक दर्पण होगा, ये फास्फोरस या ब्रोंज का तार हो गया। अवतल आकार के दर्पण से क्या बांध दिया हमने, फास्फोरस या ब्रोंज का ये तार बांध दिया। यहाँ पर ये आपका टॉर्जन हेड लगा होगा H, ठीक है। ये टॉर्जन हेड H से जुड़ा होगा। यहाँ पर आपकी एक स्प्रिंग होगी T1, ठीक है। इस प्रकार का आपको एक डायग्राम इसका निर्मित करना है। इस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा, निलंबित कुंडली धारामापी। अब इसमें क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हमने ये ध्रुव खंड बना दिए। कैसे बनाएंगे ध्रुव खंड, अवतल आकार के बनाएंगे। ये अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुव खंड हो जाएंगे इस प्रकार के। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप इधर रखेंगे, ये एन ध्रुव हो गया और ये एस ध्रुव हो गया। चुंबकीय आकार के अवतल आकार के ध्रुव खंडों के मध्य कुंडली रखी हुई है। अब इसको आप नाम दे दें, नामांकित बना दें। नामांकित करेंगे तो सबसे पहले आप पाएंगे इस प्रकार का ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का ये चित्र बन जाएगा किसका, निलंबित कुंडली धारामापी का। आपने यहाँ पर ये जो ये इसकी कुंडली हो गई, क्या हो गई ये इसकी कुंडली, निलंबित कुंडली धारामापी में ये आपकी ये वाला भाग को कहते हैं हम क्रोड। क्रोड ये कुंडली हो गई, कुंडली। ये हो गया फास्फोरस या ब्रोंज का तार, फास्फोरस ब्रोंज तार। ये चुंबकीय ध्रुव खंड हो गया, चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, इसके बाद ये स्प्रिंग, इस प्रकार का आपको ये डायग्राम बनाना है। अब क्या होगा, जब ये T1 और T2 स्क्रू को आपको सिद्ध क्या करके बताना, प्रूफ दैट करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सिद्धांत। क्या लिखेंगे, सिद्धांत। सिद्धांत क्या होगा इसका, कि जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली के पर क्या होगा, एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा जो इस कुंडली को क्या करेगा, विक्षेपित करेगा। क्या कहेंगे, जब कुंडली से धारा प्रवाहित करते हैं, जब कुंडली से धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तब इसकी प्रत्येक भुजा पर
तब इसकी प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसके कारण कुंडली में, प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण कुंडली में एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, जिससे कुंडली विक्षेपित होती है, जिससे कुंडली विक्षेपित होती है। इस घूर्णन बलाघूर्ण का मान, इस घूर्णन बल आघूर्ण का मान, घूर्णन बल आघूर्ण का मान इधर लिख दे रहा हूं मैं, टो डिफ्लेक्टिंग। घूर्णन बल आघूर्ण क्या होगा? BINA साइन थीटा। ये घूर्णन बल युग्म आघूर्ण का सूत्र होता है, BINA साइन थीटा। बात समझ गए? अच्छा, आगे बात करें तो देखो ये हो जाएगा BINA साइन थीटा। कैसा चुंबकीय क्षेत्र उपयोग कर रहे हैं? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। तो हम यहाँ पे कहेंगे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या कह सकते हैं? थीटा बराबर बनेगा आपका कितना? 90 डिग्री। तो आपका टो डिफ्लेक्टिंग जो आएगा वो आ जाएगा BINA साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? एक होता है, तो ये BINA आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। कुंडली के घूर्णन के कारण जो तार है उसमें ऐंठन उत्पन्न होता है, तो हम क्या कहेंगे? कुंडली के घूर्णन के कारण, कुंडली के क्या कहेंगे? कुंडली के घूर्णन के कारण, कुंडली के घूर्णन के कारण तार में ऐंठन उत्पन्न होता है, ऐंठन उत्पन्न होता है, जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण की तरह कार्य करता है, जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण की तरह, प्रत्यानयन बल आघूर्ण की तरह कार्य करता है, कार्य करता है, जिसका मान क्या लिखेंगे? टो रेस्टोरिंग बराबर C5। यहाँ पे C प्रति एकांक ऐंठन है, तार में प्रति इकाई ऐंठन है C। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। ठीक है, तो यहाँ C बराबर प्रति एकांक तार में, प्रति एकांक विक्षेप पर, प्रति एकांक विक्षेप पर तार में ऐंठन, ठीक है, प्रति एकांक विक्षेप पर तार में ऐंठन। तो इसका मतलब टो आपके आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ टो डिफ्लेक्टिंग, वो आ जाएगा बीना, और टो रेस्टोरिंग वो आ जाएगा C5। ठीक है, और फाई क्या है? तार में उत्पन्न, ठीक है, विक्षेप। फाई बराबर ऐंठन, और फाई बराबर लिखना, फाई कुंडली का विक्षेप, कुंडली का
विक्षेप। तब साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था में आप क्या कह सकते हो, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो बराबर हो जाएगा किसके, रेस्टोरिंग मतलब प्रत्यानयन बल आघूर्ण के। और ये क्या आ गया, बीना बराबर सी फाई। तो आई का मान क्या जाएगा, सी अपॉन बी एन ए इंटू फाई। ये पूरा नियतांक है, इसको धारामापी नियतांक कहते हैं। तो आई बराबर के फाई, ठीक है, अर्थात आई जो है वो किसके समानुपाती है, फाई के। आप अगर यहाँ लिखो तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ के बराबर सी अपॉन बी एन ए, इसको क्या कहते हैं, धारामापी नियतांक, धारामापी नियतांक, ठीक है। आपको यह धारामापी परिवर्तन गुणांक, तो आपको इतना पढ़ना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।